हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 360 में। आज मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि आज जिस यूनिट की हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल इनकम। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा मार्क्स की आती है, लगभग 12 से 14 नंबर की आपकी यूनिट है। इस यूनिट में से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं और उस यूनिट को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको करने पड़ेंगे, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि नेशनल इनकम करने से पहले अगर इनको कर लिया तो 3 से 4 नंबर पक्के हो गए 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चंस में। इस चैप्टर में से आज जो वीडियोस में हम टॉपिक्स करने वाले हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा। कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू आपके उसमें से कवर हो सकते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो सकते हैं। तो बच्चों, बड़ा काम का माल लेके आए हूं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर करी जाए तो यहां पर हम इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात एक साथ करते हैं। और 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल यूनिट की या फिर ग्रुप यूनिट की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई समझना कि इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा। तो हम कहते हैं भाई, इकोनॉमी एज अ होल का मतलब हो गया जी, हम पूरे देश को इंक्लूड कर देंगे, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं तो पूरा इंडिया आ जाएगा। अब इंडिया में कितना इंडिया इंक्लूड करना है, क्या इंडिया के बाहर भी कोई ऐसी चीज है जो इंडिया के अंदर इंक्लूड होती है। आया ना क्वेश्चन दिमाग में, वही बताना है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक वर्ड यूज होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। जब आप बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो आपके दिमाग में आना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी। तो व्हाट इंक्लूड्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लेमैन्स की भाषा में कहें तो वो तो भैया इंडिया का एक मैप बना देगा और कह देगा भाई ये है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने ऐसे करके, ये करके, ऐसे करके मैप बनाया इंडिया का, और हमने बोला ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो आ गया वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड हो गया, यानी कि हमारी सीमा के अंदर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी में इकोनॉमिक सेंस में थोड़ा ब्रॉडर बातें की जाएंगी। यहां पर बाउंड्री तो आएगी आएगी, साथ में और भी चीजें इंक्लूड होंगी। वो क्या क्या है, जैसे हमारा टेरिटोरियल वाटर, हमारी एम्बेसीज, हमारे फॉरेन कॉन्सुलेट जो बाहर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो बाहर काम कर रहे हैं, ये भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी सी बाउंड्री इंडिया की है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा लगभग 12 टू 15 नॉटिकल माइल्स तक ये एरिया है, और इसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर काउंट होती हैं और हमारी नेशनल इनकम में काउंट होती हैं। तो नेशनल इनकम समझने से पहले अगर समझ गए कि टेरिटरी में क्या क्या आएगा तो नेशनल इनकम भी निकाल पाओगे आराम से। देखिए जी, डोमेस्टिक टेरिटरी just not only the political frontier of a country. While studying the national income, it makes a wider sense. ये थोड़ी ज्यादा बात करता है, क्या क्या आता है पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा, क्या क्या आता है। सबसे पहली बात, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, और ये रहा ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। दूसरा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब क्या होते हैं भैया, मैंने बताया ना हमारा 12 नॉटिकल माइल्स टू 15 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है। तो उस वाटर के अंदर जैसे भी हम ऑयल रिफाइनरीज वगैरह निकालेंगे और हम आयरन ओर्स वगैरह वहां से निकालते हैं, बहुत सारे स्टैब्लिशमेंट्स हैं, हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर, जहां पर प्लेन्स लैंड्स करते हैं, रिफ्यूलिंग होती है। इतनी सारी एक्टिविटीज हम हमारे समुद्री सीमा के अंदर करते हैं। हिंद महासागर में भारत का अधिकार है इस एरिया में, वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर ही काउंट होता है बच्चों। तो फिशिंग वेसल्स आ गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स आ गई जिसमें आयरन ओर्स निकालते हैं, नेचुरल गैसेस निकालते हैं, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सेसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। मतलब हिंद महासागर, इंडियन पैसिफिक ओशन के अंदर हमारे पास इस काम को करने का अधिकार है, कोई और नहीं कर सकता। तो ये भी हमारी टेरिटरी के अंदर आएगा, यहां से जनरेट होने वाली इनकम भी हमारी इकोनॉमिक इनकम के अंदर काउंट होगी, यानी कि नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। तो समझ गए भाई,
सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही है, साथ में शिप्स एयरक्राफ्ट है, फिशिंग वेसल्स हैं, एम्बेसीज। बच्चों ये क्या होता है? एम्बेसीज को हिंदी में कहते हैं दूतावास। यानी कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का पर्सन इंडिया में आना चाहता है या एक कंट्री की दूसरे कंट्री से कोई भी एक्टिविटी इस तरह की होनी है, तो उसके लिए वहां पर उस कंट्री की एम्बेसी का होना जरूरी है और इंडिया में भी उस कंट्री की एम्बेसी का होना जरूरी है, ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोऑर्डिनेशन बना सके, कम्युनिकेशन बना सके। तो जब भी कोई इंडियन एम्बेसी किसी दूसरे कंट्री में रहेगी तो वो इंडिया ही माना जाएगा। मतलब जितना एरिया एम्बेसी का है हम मानेंगे कि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। बात समझ में आ गई? तो जितनी भी एम्बेसी हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज में, दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको याद करने का रामबाण तरीका, जहां की एम्बेसी वहीं की टेरिटरी, ऐसे याद कर लो। अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो वो जापान की टेरिटरी में आएगा, हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। इंडिया की एम्बेसी किसी भी कंट्री में है तो वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगा, किसी दूसरे कंट्री की टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। चलिए जी, यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। अब ऐसा ना हो कि हम सब कुछ इंक्लूड कर दें भाई। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया कि जापान की टेरिटरी, जापान की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री के अंदर है तो वो हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी। हमारे यहां का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे कंट्री में है तो वो हमारी टेरिटरी है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारे कंट्री में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो जरा डिटेल में समझ लें। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यानी कि दूसरे कंट्री का। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका, याद रखना। तो दूसरे कंट्री की एम्बेसी, दूसरे कंट्री की टेरिटरी, हमारे कंट्री की एम्बेसी, हमारे कंट्री की टेरिटरी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे, जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अगर इनके ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होंगे, हमारी टेरिटरी का पार्ट इनको नहीं माना जाएगा, याद रखना बच्चों। आगे बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, कि इस कॉन्सेप्ट पे जो आपने अभी तक सीखा उस पे ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट में बताना है। आप ये बताओ, चलो एक मैं एग्जांपल की तरह बता देता हूं। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, बताओ ये हमारी टेरिटरी के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, ये हमारी टेरिटरी के अंदर आएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है, तो इसको इंडियन टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाएगा। बाकी 4 के आपको आंसर बताने हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी इन जापान कौन सी टेरिटरी में आएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होगा या फिर जहां उसका हेड ऑफिस है वहां का पार्ट होगा? मतलब बताना है आपको इसको, तो कमेंट में आंसर बताइए इसका। आगे चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पर हमने पीछे अभी एक डेफिनेशन में बात की थी, देखो यहां पर ये रहा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पर एक वर्ड आया नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं? चलो मैं आपको नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में बताता हूं। नॉर्मल रेजिडेंट बच्चों वो पर्सन होगा जो इंडिया में रेजाइड करेगा, यानी कि रहेगा। और दूसरी चीज भी बहुत जरूरी है, सिर्फ रहना जरूरी नहीं है, दूसरी चीज क्या है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में होना चाहिए। आप लोगों को सर ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि उसका कमाना, खाना, रहना तीनों इसी कंट्री के अंदर होना चाहिए, यानी कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसी कंट्री से चले, तब वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अदरवाइज तो भैया फॉरेनर है, घूमने आया है, ओके टाटा बाय बाय, आया, खर्चा करा, घूमा फिरा, चला गया, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा? टूरिस्ट माना जाएगा। समझ में आ गई बात? एक और चीज, आप लोग बड़े वर्ड यूज करते हो, NRI, इसकी फुल फॉर्म समझ लो, क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। मतलब वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है लेकिन इंडिया के सिटीजन तो हैं। तो रेजिडेंट होने के लिए उनका यहां पर रहना और उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जरूरी है, लेकिन वो तो भैया 10 साल से यूएसए में रह रहा है, वो तो चाइना में रह रहा है,
वो तो कनाडा में रह रहा है, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट इंडिया का नहीं माना जाएगा। इसलिए उसे एनआरआई कहते हैं कि इंडियन तो है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, मतलब यहां के रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। आओ जरा डिटेल में पढ़ते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन जरूरी हो गई, रिजाइड इन दैट कंट्री, उस कंट्री में रहना जरूरी है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में होना चाहिए। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। अगर किसी पर्सन की ये दो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहला, कोई दूसरा देश से अगर यहां घूमने आ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट, कोई विजिटर है जो हमारी कंट्री को घूमने के लिए आया है, या फिर रिक्रिएशन के लिए, सिर्फ छुट्टियां मनाने, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आया है, कोई सिर्फ पढ़ने के लिए आया है, पढ़ के चला जाएगा, कोई खेल कूद करने आया है। अभी देखो इंडिया का मैच चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, तो क्या वो रेजिडेंट माने जाएंगे? नहीं, रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए आए हैं और चले जाएंगे। अपने ही कंट्री के रेजिडेंट होंगे, वो हमारे कंट्री के नहीं होंगे। कोई कॉन्फ्रेंस करने आया है तो भी नहीं होगा। कोई फॉरेन स्टाफ, किसी दूसरे कंट्री की एम्बेसी का, कोई ऑफिशियल किसी दूसरे कंट्री का, कोई डिप्लोमेट्स जो दूसरे कंट्री के यहां पर आए हैं, जैसे अभी G20 हुआ था तो यहां पर आए थे ना 3-4-5 दिन के लिए, कुछ लोग अभी यहीं पर ही होंगे, बाद में जाएंगे इंडिया को तरीके से घूम के। एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री, ये भी हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाते। तो अगर इनकी कोई इनकम हो रही है तो वो हमारे रेजिडेंट की इनकम में काउंट नहीं होगी, उस कंट्री में काउंट होगी। नेशनल इनकम में याद रखने वाली बात है, 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। सीबीएसई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देने वाला है इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आप यहां समझोगे, इसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आप उसको अप्लाई भी कर पाए अपनी क्वेश्चंस की एप्लीकेशन के अंदर। जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि मिस्टर ए बिलोंग्स टू दैट कंट्री, और वो इंडिया को विजिट करने के लिए आए 20 दिन के लिए फॉर द G20 सम्मेलन, घूम के और चले गए। अब उन्होंने जहां पर वो एक्टिविटी कर रहे हैं वहां से पैसा कमाया, अपने कंट्री से पैसा कमाया, बताइए वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? तो योर आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बनती है केस स्टडी, ऐसे बनते हैं एमसीक्यूज, ऐसे बनते हैं असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी बताया था कि ना तो वो हमारी टेरिटरी में होते हैं, ना ही इसमें काम करने वाले लोग हमारे रेजिडेंट माने जाते हैं। क्रू मेंबर अगर किसी फॉरेन वेसल के हैं, फॉरेन वेसल क्या होता है? जो शिप्स वगैरह पे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें क्रू मेंबर कहा जाता है। कोई कॉमर्शियल ट्रैवलर है, शिप्स होते हैं जो यहां से वहां, नेवी वगैरह के थ्रू भी, और प्राइवेट कॉमर्शियल ट्रैवलर्स भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं गुड्स को या बड़े बड़े मशीनरीज वगैरह को, तो उसमें काम करने वाले स्टाफ भी नहीं होते। सीजनल वर्कर जो एक सीजन के लिए काम करने आए और फिर चले गए, वो भी नहीं आते क्योंकि उनका स्टे 1 साल से कम होता है। बॉर्डर पे काम करने वाले लोग संदेश से आते हैं, जो बॉर्डर पे काम करने वाले लोग हैं बच्चों, वो डेली बॉर्डर से इधर से उधर आना जाना करते हैं। तो जिस कंट्री में वो काम करेंगे वहां के रेजिडेंट नहीं, वो माने जाएंगे वहां के रेजिडेंट जहां पर वो रिजाइड करेंगे, यानी कि रहते होंगे। तो एक कंट्री में रहते हैं, दूसरे में काम करते हैं, बॉर्डर पे काम करने वाले लोग हैं, तो जहां रिजाइड कर रहे हैं वहां माने जाएंगे, जहां काम कर रहे हैं वहां पर नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। मेरे हिसाब से नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा, आप लोग बहुत तरीके से समझ चुके होंगे। जरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, मैं हट जाता हूं। चलिए बच्चों अगले पे आते हैं। अब एक दिक्कत आ गई, मैंने आपको बोला था एनआरआई के बारे में, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो सर ये सिटीजन कौन होते हैं? तो जरा रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस समझ लें। सिटीजन और रेजिडेंट ध्यान से समझना। रेजिडेंट क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ लिया। 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, एक तो रिजाइड करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा इंडिया में, और दूसरा उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही कंट्री में होना चाहिए। यानी कि ऑल एक्टिविटीज कौन सी? ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग हमारे कंट्री में होना चाहिए। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। ये 2 तरीके से मिलती है, या तो बाय बर्थ
आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं ऑटोमेटिकली आप वहां के नागरिक बन गए, या फिर बाय लॉ या फिर कानूनी तौर पे आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली। अभी केस हुआ था वो सीमा हैदर का। तो सीमा हैदर क्या डिमांड कर रही है? वो कह रही है जी मैं सिटीजन तो पाकिस्तान की हूं, लेकिन मुझे ना इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। तो वो बाय लॉ अगर कोर्ट में अप्लाई करती है, रिक्वेस्ट करती है, जेन्युइनली अगर आई होती तो बड़े आराम से मिल जाती। रिक्वेस्ट करते कि भाई हम इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, ये कंडीशंस हैं, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, ये रीजंस हैं, तो आराम से सिटीजन बन जाएगा। बहुत सारे दूसरे कंट्री के ऐसे लोग हैं जो इंडिया की सिटीजनशिप लेते हैं और इंडिया में रहते हैं। बहुत सारे आपको फिल्म एक्ट्रेसेस के भी एग्जाम्पल और एक्टर्स के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इंडिया में रहते हैं और अब इंडिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो वो बाय बर्थ तो नहीं थे यहाँ के सिटीजन, लेकिन उन्होंने बाय लॉ यहां के कानून को मानते हुए कंडीशंस को पूरा करके सिटीजन बन गए। लेकिन रेजिडेंट के लिए ये दो कंडीशन पूरी करना जरूरी है। मतलब सिटीजन आप जिस कंट्री के हैं रहें, रेजिडेंट आप बहुत सारी कंट्री के हो सकते हैं। जिस कंट्री में आप रहेंगे, जहां आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, वहीं के आप रेजिडेंट बन जाएंगे। हो सकता है 5 साल आप यूएसए के रेजिडेंट रहे, 5 साल आप चाइना के हो जाएं, कभी कनाडा के हो जाएं, किसी भी कंट्री के आप रेजिडेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? डिफरेंशिएट करके रखना, कभी भी कोई केस स्टडी आ जाए तो याद रखना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड reside in that country, reside for more than 1 year। अगर कोई 1 साल से ऊपर इंडिया में रहता है तो वो यहां का रेजिडेंट मान लिया जाता है। बाकी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से थोड़े अलग रूल है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, वो इकोनॉमिक्स में नहीं आने वाले, वो इनकम टैक्स में चले जाएंगे। फिर उसमें डेज वगैरह होते हैं, 82 डेज, 182 डेज, 365 डेज, 4 ईयर्स वगैरह, उसको छोड़ो। आगे चलते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब रेजिडेंट समझ गए, सिटीजन भी समझ गए, अब ये जो पैसा कमाने वाले हैं वही तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर आएगा। तो भैया इनकम दो तरह की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाने के बाद, फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद, कुछ काम करने के बाद जब पैसा मिलता है तो उसे फैक्टर इनकम कहा जाता है। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो वन साइडेड होती है, तो इसे आप कह सकते हो टू साइडेड, इसे कहा जाएगा वन साइडेड, इसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। एक तरफ से पैसा गया लेकिन उसके बदले में काम नहीं हुआ। ये होती है बाइलैटरल और ये होती है यूनिलैटरल, मतलब एक ही तरफ से। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, याद रखना, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम रिसीव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। फैक्टर इनकम जो है या तो गुड्स प्रोवाइड करने के बाद या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मिलती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम नहीं मिलती है। ट्रांसफर इनकम में कोई गुड्स सर्विस आपने नहीं दी तब भी मिल जाएगी, जैसे कि डोनेशन, ये ट्रांसफर इनकम है, गिफ्ट, ये ट्रांसफर इनकम है, ग्रांट मिल रहा है आपको, ये सब ट्रांसफर इनकम है। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस समझ में आ गया। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विसेज आप देंगे किसी दूसरे कंट्री को, तो आपको जो उसके बदले में पैसा मिलेगा वो आपकी फैक्टर इनकम है। या विद इन द कंट्री भी आप प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी फैक्टर इनकम है। काम किया उसके बदले में पैसा मिला, गुड सप्लाई करी उसके बदले में पैसा मिला, दैट इज फैक्टर इनकम। क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको फैक्टर इनकम कहेंगे। और यहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इस पॉकेट से निकल के दूसरे पॉकेट में जा रहा है पैसा, इसलिए इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसे इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। याद रहेगी बात। आगे चलते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, अभी कहीं भी लिखवा लो, साइन करवा लो स्टैम्प पेपर पे बच्चों।
पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनमें फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, जो फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी है, मतलब रेडी टू यूज कंडीशन में होती हैं। ठीक है, नो फर्दर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, इनमें अब प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधा रेडी टू कंज्यूम है। काटो खोलो और लगा लो, हर सफेद बाल काला बना। ठीक है, ये है फाइनल गुड्स जिसको आप सीधा कंज्यूम कर सकते हो, इसमें आपको कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग या फिर रीसेल। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो उन्हें फर्दर प्रोडक्शन में यूज करा जाएगा तब वो इंटरमीडिएट बन जाएंगी, या फिर आपने एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया तब भी वो इंटरमीडिएट होगी। जैसे सपोज करो मैंने चिप्स के पैकेट खरीदे, अब भाई मैं तो उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करूंगा, यहां तो लिखा है मैंने प्रोडक्शन करना है, और मैं उसको खरीद के बेच रहा हूं, तो मैंने तो कुछ ऐड नहीं करा, फिर भी उसे इंटरमीडिएट माना जाए। तो क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं यहां से सामान खरीद रहा हूं और दूसरी जगह पहुंचा रहा हूं, मतलब सामान को पहुंचाने की सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं मेरे द्वारा, तो इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड हो गया भाई मैं। तो मैंने चिप्स को खरीदा और आगे बेचा, यानी कि वो क्या बन गई बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। तो या तो रीसेल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा या फिर उनमें फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, तो इसे क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होती है? अच्छा, और क्या हो सकती है इंटरमीडिएट गुड्स? ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती हैं, यानी कि जब इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल होता है तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, तो भी उस कमोडिटी को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंस पता लग गया बच्चों? फाइनल गुड्स भी ना आगे दो तरह की होती हैं। ये वो हो गई जो कंज्यूमर यूज करेगा या फिर प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है इसको। तो फाइनल गुड्स जिसमें फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये जिसमें या तो रीसेल होगा या फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो फाइनल गुड्स को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है या तो कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर आल्सो टू टाइप्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स वो जो कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम की जाएंगी, मतलब वो उससे और दूसरी प्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो सिर्फ खुद के लिए यूज करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। तो कंजम्पशन गुड्स में एक होती हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो कंज्यूमर खरीदेगा लंबे टाइम तक यूज करेगा, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब। एक होती है नॉन ड्यूरेबल, जैसे सब्जी, दूध वगैरह ये सब। एक होती है सेमी ड्यूरेबल, जो एक बार खरीदने के बाद कुछ दिन चलती हैं, कपड़े वगैरह। और एक होती है सर्विसेज, जब कंज्यूमर कोई सर्विसेज, बीमार हुए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नब्ज देखी, इलाज करा और बोला हाँ जी आप दवाई लो ठीक हो जाओगे, तो ये सब कंजम्पशन गुड्स हैं, या फिर इन्हें हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। तो फाइनल गुड्स दो कैटेगरी में होती हैं, पहली है कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, और दूसरी है बच्चों कैपिटल गुड्स। ये क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। समझ में आ रही बात? होती है फाइनल ही है, लेकिन दूसरी गुड्स को तो हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या होगा भाई? मशीनरी, या फिर एक बिजनेसमैन इन गुड्स का इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस को और स्मूथ करने के लिए। अब यहां क्वेश्चन कैसा आ सकता है? घुमाने वाला क्वेश्चन। क्या सेम कमोडिटी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों हो सकती है? आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर एक मशीन, सपोज करो सिलाई मशीन की बात करता हूं मैं, सुइंग मशीन,
सिलाई मशीन एक कंज्यूमर ने अपने घर पे अपने कपड़े सिलने के लिए खरीदी, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गई। लेकिन वही सिलाई मशीन अगर एक दर्जी ने खरीदी है तो उसके लिए क्या हो गई? कैपिटल गुड्स, क्योंकि उस मशीन से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। एक डीप फ्रीजर है बड़ा सा, जो मैंने अपने घर पे रखा है, उसमें मैं बहुत सारा सामान रखता हूं, सब ठंडा रहता है। लेकिन वही डीप फ्रीजर अगर किसी बेकरी वाले ने खरीदा है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगी। याद रखना, डिफरेंशिएट कर देना। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करता। तो सेम कमोडिटी कंज्यूमर भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है, ये याद रखना है। और एक और स्टेटमेंट कि भाई सारी की सारी कंजम्पशन गुड्स फाइनल गुड्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट को भी आपको ट्रू लगाना है। क्यों भाई? सारी कंजम्पशन गुड्स तो फाइनल गुड्स होंगी क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रही, लेकिन सारी फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो तो कैपिटल भी हो सकती है ना। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आए तो ट्रू लगाना है। ये जो मैं लाइनें बोल रहा हूं ना बच्चों, एग्जाम में एज इट इज लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, ये प्रॉमिस है मेरा, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। इतने से ड्यूरेशन में हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ऐसे ही धुरंधर शानदार वीडियोस के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों में शेयर भी कर दो, उनका भी भला हो जाए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेशनल इनकम मुझे जल्दी कराना है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कक्षा 360 की। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।